जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एयरक्राफ्ट स्टडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एयरफोर्स नेवी स्पेशल क्वेश्चन। आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 30। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर बी रेखीय संवेग, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी गुरुत्वहीन अंतरिक्ष में किसी सरल लोलक की आवृत्ति होगी? दोस्तों, सरल लोलक का टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल का फार्मूला है टी इक्वल टू 2π√L/g। तो इसकी आवृत्ति का फार्मूला क्या हो गया? एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा 1/2π√g/L। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है? गुरुत्वहीन मतलब g bar इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे g इक्वल टू 0 कर देंगे, अगर इसका मान 0 रख देंगे तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ से इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी दोस्तों? आवृत्ति 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि इनके बीच कांच का टुकड़ा रख दिया जाए तो इनके बीच बल ए 0 हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी कम हो जाएगा, डी समान रहेगा। दोस्तों, आवेशों के मध्य जो बल होता है वो एफ इक्वल टू होता है 1/4πε0K Q1 Q2/r²। के यहाँ पर क्या है? परावैद्युत नियतांक, अर्थात उनके बीच आवेशों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ होता है उसका मान होता है। तो अगर परावैद्युत पदार्थ यहाँ कांच रखा गया है तो कांच को कुछ मान होगा। अगर यहाँ मान रखेंगे तो ऊपर वाला मान अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो अर्थात इनके बीच बल कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 अश्व शक्ति की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकेंड पानी खींचा जा सकता है। दोस्तों शक्ति बराबर फार्मूला होता है P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। P, अब देखिए दोस्तों, M द्रव्यमान होगा, जो कुएं से जो पानी खींचा हो उसका द्रव्यमान M होगा, और गुरुत्वाकर्षण G लग रहा होगा, और H हाइट से खींचा जा रहा होगा, और टाइम हमारा कितना लग रहा होगा? T लग रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ से जब हम मास हमको निकालना है, उस जल का द्रव्यमान निकालना है, तो M इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा? M इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी अपॉन जी इंटू एच। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि प्रति सेकेंड P का मान कितना दिया है? 10 अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं दोस्तों। अपॉन, और टाइम कितना का है? क्योंकि टाइम का है प्रति सेकेंड, टाइम की जगह 1 हो जाएगा। अपॉन जी का मान देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया है 10 रख देंगे, इंटू हाइट कितना दिया है? 7.46। जब नीचे 2 दशमलव हटाएं जीरो तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, और 746 से कैंसिल हो गया। अब ये 0 कैंसिल हो गया, हमारे से कितना आएगा दोस्तों? 100 किलोग्राम। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। एक आदर्श गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल है। ऑप्शन नंबर ए Vrms इक्वल टू √3 बी Vrms इक्वल टू √3 सी Vrms इक्वल टू √RTM, डी Vrms इक्वल टू √RT/m। दोस्तों, ये फार्मूला इसको आपको याद करना पड़ेगा। गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल होती है Vrms इक्वल टू √3 हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों पर छोड़कर अन्य जगह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। दोस्तों, अगर पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों पर छोड़ के अन्य जगह बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा दोस्तों? क्योंकि वह अपने आकार के कारण जी का मान ध्रुवों के ध्रुवों के बराबर नहीं होगा, किंतु जी का मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। कांच के लिए सही अपवर्तनांक का क्रम है। दोस्तों,
सबसे कम अपवर्तनांक होता है रेड का, फिर येलो का, फिर वायलेट का कांच में। तो यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक यहाँ पर किसका होना चाहिए कांच में, वायलेट का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक कौन से ऑप्शन में वायलेट का सबसे ज़्यादा है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर डी, और रेड का अपवर्तनांक सबसे कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर केवल बी ऐसा है कि रेड का अपवर्तनांक सबसे कम, उससे ज़्यादा फिर वाई का, मतलब येलो का, और उससे ज़्यादा फिर वायलेट का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बस दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश जब वायु से कांच में जाती है तो जो राशि परिवर्तित नहीं होती वह है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एयरफोर्स एंड नेवी में बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए रंग, ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी वेग, डी ए और बी दोनों। दोस्तों हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि वस्तु जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो उसका वेग, तरंगदैर्घ्य तो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, किंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। अब आवृत्ति के साथ क्या आपने कभी दोस्तों ऐसा देखा है कि लाल रंग के प्रकाश को हम जब वायु से कांच में जाए तो वो जब कांच में आने के बाद वो हरे रंग की हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ये संभव नहीं है। वो उसका रंग भी नहीं परिवर्तित होता, अर्थात ए व बी दोनों। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर ये दोनों सही होंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब केंद्रीय बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर, ऑप्शन नंबर बी, परिधि के स्पर्श रेखी, ऑप्शन नंबर सी, केंद्र से बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर डी, गति के समतल के लंबवत। दोस्तों अभिकेंद्रीय जो बल होता है, अभिकेंद्रीय, वो केंद्र की ओर कार्य करता है, लेकिन जो अपकेंद्रीय बल होता है वो केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी तरंग का समीकरण y = 3 cos ब्रैकेट में 6t + 2x है, जहां x एवं y मीटर में है तथा t सेकेंड में है, तो तरंग का वेग होगा। दोस्तों ये इसको अगर इक्वल टू हम 0 कर दें तो हम यहाँ से तरंग का वेग निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे। तो 60t + 2x = 0, तो जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60t = -2x। जब x, अब हम t को इधर ले आएंगे तो 60 अपॉन -2 इधर चला आ गया, x/t, और दूरी विस्थापन अपान टाइम इक्वल टू क्या होता है, वेग। इसको कैंसिल कर दोस्तों कितना आएगा, 30। हमारा कितना है 30। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार को ब्रेक लगाकर रोकने के लिए न्यूनतम दूरी निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए घर्षण गुणांक पर, ऑप्शन नंबर बी इंजन की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी कार के भार पर, ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर की सावधानी पर। दोस्तों अगर सड़क चिकनी है तो आपको ब्रेक लगाने के बाद कार या बाइक अधिक दूरी तक जाएगी, लेकिन अगर खुरदरी सड़क है तो वहाँ पर गाड़ी बहुत कम दूरी तक जाएगी ब्रेक लगाने के बाद। तो यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी वो है वो घर्षण गुणांक पर निर्भर करती है। घर्षण गुणांक कितना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस नियतांक आर का मात्रक होता है। दोस्तों गैस नियतांक का मात्रक आपको याद रखना पड़ेगा, इसका मात्रक होता है जूल प्रति मोल केल्विन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये गैस नियतांक का मात्रक कई बार एयरफोर्स और नेवी में पूछा जा चुका है, इसको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, जूल प्रति मोल केल्विन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दौरान प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर के नियम से, ऑप्शन नंबर बी लेंज के नियम से, ऑप्शन नंबर सी फैराडे के नियम से, ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल के नियम से। दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दौरान प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। ये क्वेश्चन भी एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, 60 डिग्री कोण पर स्थित दो समतल दर्पण के मध्य एक बल्ब रखा जाता है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला इसको होता है 360 अपॉन θ-1। तो दोस्तों जब यहाँ 360 अपॉन थीटा की जगह कितना रखेंगे, 60 - 1, जब हमें कैंसिल करेंगे 6 आएगा, 6 - 1 = 5। तो हमारा आंसर यहाँ कितना है दोस्तों, ए वाला कितना 5। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का मान कम रखने के लिए प्लेटों के बीच रिक्त स्थान, ऑप्शन नंबर ए में परावैद्युत पदार्थ भर देंगे, ऑप्शन नंबर बी को कम कर प्लेट का क्षेत्रफल घटा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी को बढ़ाकर प्लेटों का क्षेत्रफल घटा देते हैं,
ऑप्शन नंबर डी, रिक्त स्थान को भी बढ़ा देते हैं तथा क्षेत्रफल को भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि परवैद्युत जो समांतर प्लेट संधारित परवैद्युत होता है सी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। तो यहाँ से अगर जब परवैद्युत पदार्थ बढ़ेंगे तब भी क्या धारिता बढ़ जाएगी हमारी, तो यहाँ से ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर रिक्त स्थान को कम कर देंगे अर्थात डी को कम कर देंगे, डी को कम कर देंगे तो सी अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इस रिक्त स्थान को बढ़ाकर प्लेट को क्षेत्रफल कम, अर्थात इसको अगर बढ़ा देंगे तो ये अपने आप कम हो जाएगा और क्षेत्रफल भी कम कर देंगे तो ये और कम हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक आदर्श गैस का नियत ताप पर दाब बढ़ाया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी में कम से कम दो बार पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं। दोस्तों गतिज ऊर्जा, आदर्श गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है, दाब, आयतन और किसी पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ से नियत ताप है, जब ताप नियत है तो गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात कोई परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है तो आवर्धन का परिमाण होगा। दोस्तों आवर्धन इक्वल टू होता है, एम इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। तो यहाँ केवल परिमाण पूछे तो इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, तो हो जाएगा v बाई यू। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, अर्थात v क्या है, छोटा है और ये u बड़ा है। तो जब नीचे वाला बड़ा होगा तो जाहिर से मान है कि 1 से हमारा मान हमेशा कम आएगा, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति n तथा वेग v है, यदि आवृत्ति को 4n कर दिया जाए तरंग का वेग क्या होगा। दोस्तों तरंग का वेग का जो फार्मूला v इक्वल टू होता है रूट गामा p बाई डी। यहाँ पर आवृत्ति नहीं है दोस्तों, यहाँ केवल प्रेशर और डेंसिटी। तो प्रेशर और डेंसिटी आयतन और द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, जो तरंग की वेग आवृत्ति पर निर्भर नहीं कर रहा, इसलिए एन आवृत्ति तरंग का वेग v है, अगर उसको आवृत्ति 4n कर देंगे तब भी उसका वेग कितना रहेगा, v ही रहेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अन्य प्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए फैराड, बी वेबर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी हेनरी। दोस्तों फैराड किसका मात्रक होता है, संधारित्र सी का मात्रक होता है, संधारित्र की धारिता का सी का मात्रक होता है। और वेबर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों। और सी वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर का, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अन्य प्रेरण गुणांक मात्रक हेनरी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी राशि माध्यम पर निर्भर नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा है कि चाहे जहाँ पर रहे, चाहे जिस और जिस ग्रह के बीच रहे, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल हमारा सही होगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।